नमस्कार दोस्तों, खगोल विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पवन ऊर्जा पर कि पवन ऊर्जा कैसे प्राप्त किया जाता है और पवन ऊर्जा का मनुष्य द्वारा उपयोग क्या किया जाता है, या तो फिर पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पादन किया जाता है और पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के बाद हमारे घरों और कारखानों तक कैसे पहुंचती है, यह आज हम बात करेंगे। अब पवन ऊर्जा के बारे में एक छोटी संक्षिप्त में देख लें तो पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है जो प्रदूषण नहीं करती। चीन, यूएसए और जर्मनी के बाद भारत का चौथा स्थान है। हवाओं के गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, जिसे कहते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। आज हम बात करेंगे पवन ऊर्जा के लिए। इसको लगाने से पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो इसकी पूरी हाइट है, यहाँ से लेके जमीन से लेके ऊपर आसमान तक, लगभग हर एक स्थान पर अलग अलग होता है। इसकी हाइट कहीं 100 मीटर मिलेगा, कहीं 120 मीटर मिलेगा, कहीं 160 मीटर मिलेगा। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो 300 मीटर पवन टरबाइन लगाया गया है जर्मनी में। 300 मीटर की ऊंचाई पे जर्मनी पवन टरबाइन लगाया गया है। इसको बनाने कैसे बनाया जाता है? इसको बनाने से पहले आपको जमीन में खुदाई करना पड़ेगा। यह मान लेते हैं क्या है, भूमि है। ये भूमि में क्या करता है, खुदाई करना पड़ता है। खुदाई करने के बाद इसमें स्टील और कंक्रीट पत्थर का प्रयोग करके इसको जमाया जाता है। जैसे कि आपका जो घर या पुल या पिलर बनाया जाता है, इसी माध्यम से इसको बनाया जाता है। बनाने के बाद अब इसको इतना मजबूत क्यों बनाया जाता है? इसको इतना मजबूत बनाने का कारण क्या है कि जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट के हिसाब से इसको इसलिए मजबूत बनाया जाता है कि इसका जो गुरुत्व केंद्र हो वह इसके अंदर हो, जिस कारण से वह हवा बहने पर, हवा तीव्र गति से अगर हवा बहती है तो यह गिर ना सके। ठीक, ये जो फाउंडेशन बनाने के बाद इसके बीच में क्या किया जाता है, एक पिलर निकाला जाता है। इस पिलर के ऊपर एक इसमें से निकाला जाता है और यह एक पाइप खड़ा कर किया जाता है। ये जो पाइप है आपको एक खंभे या फिर गोल नुमा दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, पूरा खाली होता है। यह पाइप नुमा होता है, इसकी एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब इसके ऊपर जब बन जाता है, यह कई खंडों में रख करके इसका प्रयोग करते हैं। अब आप सोच लीजिए कि जो इसकी हाइट है, मान लेते हैं कि 100 मीटर है। अब 100 मीटर का अगर एक खंभा लगाएंगे तो लगाना कठिन भी होगा और एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके आना भी कठिन होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको कई भाग में बांटते हैं, एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में। मतलब कि समझ जाइए कि 20 फीट या 30 फीट की एक एक लंबाई लेकर के यहाँ पे आकर के जोड़ करके खड़ा किया जाता है। खड़ा करने के बाद ये जो बॉक्स होता है, जिसको बोलते हैं घर, यह एक बहुत बड़ा घर होता है। आपके बेडरूम के बराबर यह पूरा घर होता है। इसको बोला जाता है नेकल। यह जो नेकल होता है, यही पर विद्युत प्राप्त किया जाता है। अब इस विद्युत को प्राप्त कैसे किया जाता है? अब ये जो टावर होता है, इस टावर के ऊपर नेकल खड़ा कर दिया जाता है। अब इस नेकल के जस्ट सामने इसको बोलते हैं रोटर हब। रोटर हब लगाया जाता है। इसी रोटर हब में ब्लेड लगाए जाते हैं। एक ब्लेड, 2 ब्लेड, 3 ब्लेड। इस रोटर हब में ब्लेड लगाए जाते हैं। अब इस ब्लेड को, अगर इस ब्लेड पर हवाएं की गति या गतिज ऊर्जा पड़ती है तो ये क्या करता है, घूमना प्रारंभ कर देता है। ये जब घूमना प्रारंभ कर देता है तो घूमने के बाद फिर क्या होता है, ये जो रोटर हब होता है, इस रोटर हब से एक शाफ्ट लगा होता है। जिसको क्या होता है, एक शाफ्ट लगा होता है, लोहे का शाफ्ट होता है। अब वो शाफ्ट को इसमें लगा होता है क्या, इस शाफ्ट से गियर बॉक्स से जुड़ा होता है। ये रोटर हब है, रोटर हब से शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट से गियर बॉक्स जुड़ा होता है और गियर बॉक्स से टरबाइन जुड़ा होता है। अब किसी भी पवन टरबाइन टावर के पास जाएंगे तो इसका जो वेग होता है, इस देने या फिर ब्लेड का जो वेग होता है, बहुत धीमे गति से होता है या धीरे धीरे घूमता रहता है। अब अपने आप घर में विद्युत प्राप्त होते टाइम जनरेटर को आप देखे होंगे कि उसका जो आरपीएम होता है, आरपीएम या फिर उसका जो स्पीड बहुत तेज होता है, तो स्पीड बहुत तेज होता है जिस कारण से विद्युत निकलती है। लेकिन कि इसका जो रोटेट होता है बहुत कम या फिर धीमे धीमे गति से होता है। अब यह कैसे विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो इसको जानने से पहले आप गियर बॉक्स को जानना जरूरी होता है, क्योंकि पूरे गियर बॉक्स का ही पूरा टोटली खेला होता है कि उसके स्पीड को कम करना, उसके स्पीड को अधिक करना होता है। गियर बॉक्स को जानने से पहले हम आप देख लें, यह होता है गियर 1 2 3 4।
4 गियर है, यहाँ पे क्या होता है टरबाइन। ठीक, ये जो गियर है अगर मान लेते हैं कि इस पे जो जिग जैग रूप में या जो लोहा लगा होता है या तो फिर यह जो गियर लगा होता है, इसको हम मान लेते हैं कि यह 100 गियर का है। ठीक, इसके जस्ट बगल में जो छोटा गियर है अब उसको मान लेते हैं 10 गियर का है। तो ये जो 100 गियर का गियर है 100 जिगजैग का, वह अगर एक एक राउंड लेता है या एक फेरा घूमता है तो ये जो 10 गियर का होता है वह 10 राउंड घूम जाएगा। क्योंकि इसके जो अंदर लोग कांटा लगा होता है, इसको पूरा करने के लिए, इसको 10 गियर है, इसको पूरा करने के लिए इसको 10 चक्कर लगाना ही पड़ेगा। तो आप ये समझ जाइए कि यह जो रोटर हब है ये किससे जुड़ा हुआ है, यह जुड़ा हुआ है आपके इस जो बड़ा गियर है इससे जुड़ा हुआ है। ये जो बड़ा गियर है छोटे गियर से जुड़ जाता है। अब मान लेते हैं कि यह इस छोटे गियर का एक चक्कर पूरा करने में, इस जो बड़ा गियर है सॉरी इस बड़ा गियर का एक चक्कर पूरा करने में छोटा गियर कितना लेता है 10 चक्कर लेता है। अब इस 10 चक्कर जो इसका 10 चक्कर है इस छोटे गियर से एक सॉफ्ट लगा करके एक फिर हम क्या करेंगे बड़े गियर का निर्माण करेंगे या फिर बड़े गियर लगाते हैं। अब इस बड़े गियर में कितना होता है 100 चक्कर, मतलब 100 गियर लगा होता है, ऐसे जो कांटा नुमा होता है या 100 लगा होता है। अब ये 100 लगे होते हैं। अब इसके बगल में क्या करते हैं हम एक छोटा गियर लगा देंगे जो कि इसमें कितने गियर है, इसमें 10 गियर है। अगर यह एक चक्कर घूमता है तो यह 10 चक्कर घूमेगा। जब ये छोटा गियर 10 चक्कर घूमता है तो इससे 7 लगा होता है, तो ये जो बड़ा गियर होता है ये भी 10 चक्कर घूमेगा। जब यह 10 चक्कर घूमेगा तो समझ जाइए कि यह कितने हैं, यह 100 चक्कर घूमेगा। समझिए कि यह कितने घूमेगा, यह 100 चक्कर घूमेगा। तो इसका मतलब यह है कि यह जो पहला गियर है जिसको हम ए कह लेंगे, इसको बी कह लेंगे, इसको सी कह लेंगे, इसको डी कह लेंगे। ठीक, जो एक ए नंबर का जो गियर है इसको अगर हम एक रोटेट कराते हैं तो जो यह डी नंबर का जो गियर है वह 100 रोटेट करेगा। मतलब क्या होता है इसका कि अगर देख लेंगे तो 1:100 के रूप में अगर हम किसी भी पवन टरबाइन वाटर के जो ब्लेड होता है इस ब्लेड को अगर हम एक चक्कर घुमाते हैं, ठीक एक चक्कर घुमाते हैं, तो इसके अंदर लगा हुआ जो गियर बॉक्स है इसमें जो मैकेनिज्म लगा होता है, इसमें जो गियर लगा होता है, इस गियर का काम होता है ऊर्जा को बढ़ाना और ऊर्जा को घटाना। इसमें क्या होता है एनर्जी बढ़ा करके या तो फिर इसका रफ्तार बढ़ा देता है। अब अगर हम इस ब्लेड को एक चक्कर घूमता है पवन के द्वारा या हवा के द्वारा तो इसमें इसके अंदर जो लगा होता है गियर, यह जो छोटा गियर है वह 100 चक्कर घूमेगा। तो आपको यह पता हो गया होगा कि आपके घर का जो जनरेटर चलता है वह कितना स्पीड चलता है अब इसके तुलना में ये जो 100 चक्कर घूम रहा है। ठीक, एक चक्कर बराबर 100 चक्कर के घूम रहा है। तो आपको यह पता हो गया होगा कि इसमें जो गियर बॉक्स होता है अगर इसको हम ऐसे करके बंद कर देते हैं, इसके हम बंद कर देते हैं तो यह बक्सा बन गया। अब इसी को कहते हैं गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स कहते हैं। अब गियर बॉक्स से कहाँ चला जाता है, इसका जो सॉफ्ट लेग करके चला जाता है किसके पे, यह चला जाता है टरबाइन पर। टरबाइन काम क्या करता है कि टरबाइन को या तो आप इसे पवन ऊर्जा से घुमाओ या तो इसे किसी इंजन से घुमाओ। बस वह कहता है टरबाइन यह कहता है कि बस हमें किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से, जल ऊर्जा से अब बस हमें इसे घुमा दो। ठीक, जितना हमारा जितना आरपीएम या स्पीड है उतने स्पीड से आप हमें घुमा दो, उसी हिसाब से हम विद्युत प्राप्त करने लगेंगे या तो फिर आपके घर में बिजली देने लगेंगे। तो यह क्या हो गया, यह जब गियर बॉक्स इसको टरबाइन को चलाता है तो टरबाइन में क्या होता है लाइट वायर निकला होता है, वायर निकला होता है, उस वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है या फिर विद्युत उत्पन्न होने लगता है। अब जब हम शुरू क्लास किए थे तो यह बताए थे कि यह जो टावर होता है यह अंदर से खोखला होता है। अब इसको खोखला क्यों बनाते हैं, इसको खोखला बनाने का कारण क्या होता है कि इस जो पूरा मैकेनिज्म है, यह पूरा जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में कुछ न कुछ गड़बड़ी आएगी। ठीक, हो सकता है कि ब्लेड ढीला हो जाए, हो सकता है गियर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है टरबाइन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो यह जो गियर बॉक्स है इसमें क्या होता है सीढ़ी लगा होता है इसके अंदर, सीढ़ी से होकर के कहाँ पहुंचेंगे हम, नेकल में पहुंच जाएंगे। अब इस नेकल में जाकर के हम कुछ जो भी गड़बड़ी है सही करते हैं। पहला चीज इसके अंदर जो खोखला होता है। दूसरा चीज क्या होता है
किस टरबाइन से निकलने वाला जो तार होता है, जो वायर होता है, वह बाहर से ना करके इसी पाइप के अंदर से होते हुए बगल में एक ट्रांसफार्मर रखा होता है, इस ट्रांसफार्मर के पास चला जाता है लाइट। अब यह ट्रांसफार्मर क्या करता है, यह हमारे और आपके घरों तक पहुंचाने के लिए तैयार कर दिया गया है। ठीक, अब यह देख गया कि ट्रांसफार्मर के पास पहुंचा और ट्रांसफार्मर कहाँ भेज देता है, सब स्टेशन के पास भेज देता है। सब स्टेशन मतलब क्या होता है कि यह एक बहुत बड़ा पावर हाउस होता है। अब सब स्टेशन के पास क्यों भेजा जाता है, यह इसको जानने से पहले आपको हम बता दें कि यह जो टावर लगा होता है जिसको बोलते हैं पवन टरबाइन टावर। जो पवन टरबाइन टावर है, यह 1 लग गया, 2 लग गया, 3 लग गया, 4 लग गया, 5 लग गया, 6 लग गया। कोई भी गवर्नमेंट लगाता है तो ऐसे करके आपको लगा देगा। ठीक, ऐसे करके लगा देगा आपको। ठीक, अब यह जो आपने मैकेनिज्म अभी जस्ट पढ़ा, अब इसी मैकेनिज्म में सब में चलता है। अब इसमें से वायर निकल के, इसमें से वायर निकल के, इसमें से वायर निकल के, सब में वायर निकल के कहाँ जाता है, इस ट्रांसफार्मर के पास जाता है। तो अगर ये जो बोला जाता है पवन टरबाइन टावर, एक पवन टरबाइन टावर से निकला हुआ ऊर्जा प्लस सभी टरबाइन निकला हुआ ऊर्जा अधिक हो जाता है। अधिक होने के बाद इस ट्रांसफार्मर में जाता है और ट्रांसफार्मर कहाँ दे देता है, यह सब स्टेशन के पास दे देता है। अब यह सब स्टेशन बड़े बड़े टावर बिछा करके, आपके घर के अगल बगल बड़े बड़े इलेक्ट्रिक टावर होते हैं, उसमें से लाइन प्रवाहित कर करके हमारे घरों में, हमारे पावर हाउस पर और हमारे कारखानों में सप्लाई दे देते हैं। अब इसकी चुनौती क्या होती है, यह आपने देखा कि पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तन किया जाता है। पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तन किया जाता है, तो इसको चुनौती पहले देखते हैं। जो चुनौती होता है, यह जो चुनौती होता है, पहला चुनौती यह है कि इसके जो हवा होता है, पवन का जो वेग होता है वह परिवर्तन हो जाता है। पवन का वेग परिवर्तन मतलब क्या होता है, इसका जो कैपेसिटी है, इसका कैपेसिटी है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर प्रति घंटा के। मतलब यह जो टावर है, इसका जो पवन गति सहने का जो क्षमता है वह 5 किलोमीटर से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से अगर हवा चलेगा तो यह सह लेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर हवा चलेगा तो इसमें क्या होता है, ब्लेड टूट सकते हैं, इसमें जो बीच का टावर होता है वो टूट सकता है। ठीक, इसमें इसका जो रफ्तार जब बढ़ जाएगा, जब स्पीड बढ़ जाएगा तो इसमें गियर बॉक्स में आग भी लग जाते हैं। ठीक, अब इसको दूर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए क्या जाता है, इस गियर बॉक्स में ब्रेक दिया जाता है। इस गियर बॉक्स में ब्रेक दिया जाता है, ब्रेक। अभी जो ब्रेक होता है, अब इसका काम क्या होता है कि जब पवन वेग कम चले तो इसको बढ़ा दिया जाता है। मतलब इसको जो यह ब्रेक होता है बढ़ा दिया जाता है। अगर पवन एक बहुत तेज चलता है तो इसका वेग घटा दिया जाता है। कैसे घटा दिया जाता है, जैसे कि आपके मोटर बाइक का काम करता है। जैसे अगर हम एक नंबर पे उस मोटर बाइक को चलाते हैं तो उसका जो वेग है वह धीमी होती है। अब अगर उसको स्पीड या एक्सीलरेटर देंगे तो अगर उसे 4 नंबर पे लगा चलाते हैं तो कभी एक्सीलरेटर पे उसका वेग बहुत तेज होता है। इसी कारण से यह मैकेनिज्म काम करता है कि अगर इसका स्पीड बहुत धीमा है तो इसको बढ़ा सकता है, अगर बहुत तेज है तो इसको घटा सकता है, ब्रेक लगा सकता है। ठीक, पहला दिक्कत। दूसरा दिक्कत क्या होता है कि जो पवन की जो दिशा में परिवर्तन, अगर मान लेते हैं कि जिस हिसाब से खड़े हैं उसी हिसाब से आपका पवन टरबाइन टावर खड़ा है। अब इस साइड से हवा जा रही है, पीछे जा रही है, लेकिन कभी क्या होता है अगर इस दिशा से हवा आने लगी, मतलब पूर्व से पश्चिम दिशा में अगर जाने चाहिए लेकिन आने लगा, उत्तर से दक्षिण आने लगा, तब क्या होता है कि पवन को क्षति पहुंच सकती है और यह विद्युत उत्पादन भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके ब्लेड पर ही हवा सही दिशा में जाएगा तभी उसका ब्लेड घूमेगा। जब उसका ब्लेड घूमेगा तो गियर बॉक्स घूमता है, जब उसका गियर बॉक्स घूमता है तो टरबाइन घूमती है। तो यह देखने के लिए इसके बीच में क्या लगा दिया जाता है, एनीमोमीटर लगाते हैं। इसको बीच में एनीमोमीटर लगाते हैं। एनीमोमीटर क्या होता है, पवन की दिशा को निर्धारित करता है। एनीमोमीटर का काम क्या होता है, पवन की दिशा को निर्धारित करना। अभी आप मान लेते हैं कि पवन दूसरे डायरेक्शन में हो गया,
जिस डायरेक्शन चल रहा था उसे डायरेक्शन हो गया। तो एनेमोमीटर इंफॉर्मेशन देता है किसको, यहाँ इसके जस्ट बीच में कौन है, यह निकल, निकल प्लस टावर के जो बीच में एक मोटर लगा होता है, मोटर लगा होता है। यह मोटर को इंफॉर्मेशन देता है कि थोड़ा सा भाई इसको घूम जा, ऐसे करके थोड़ा सा घूम जा, जिस दिशा में हवा आ रही है उस दिशा में घूम जा। अब घूमने के बाद फिर क्या करता है, उसी स्पीड से उसी वेग से इसका जो ब्लेड होता है घूमने लगता है और वहीं पे ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। तीसरा चुनौती क्या आता है, तीसरा चुनौती आता है कि इसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हवा का वेग होना जरूरी है। तो भारत में हर स्थिति में हर एक स्थान पे पवन ऊर्जा आप लगाना आदर्श नहीं है। आदर्श मतलब कि वहां उस स्थान पर नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां का जो वेग होता है एकदम या तो जीरो हो जाएगा, या तो एकदम बंद हो जाएगा, या तो एकदम तेज चलता है। इसको लगाने के लिए या तो तटवर्ती क्षेत्रों में लगाएंगे, समुद्र के किनारे, या तो पर्वतीय क्षेत्रों में लगाएंगे। पर्वतीय क्षेत्र में इसलिए लगाते हैं क्योंकि पर्वत हमेशा क्या करती है, जमीन से ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर हवाएं चलती रहती हैं। अब जब ऊपर हवाएं ऊपर जाएगी तो वह निरंतर चलेगी, और पवन को कितना चाहिए, केवल 5 से अधिक किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चाहिए, जिस कारण से यह विद्युत प्राप्त कर सके। ठीक, आपने यह देखा कि कैसे पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करते हैं और इसकी चुनौतियां देख लिए। अब इसका लाभ देख लेते हैं, इसका लाभ क्या होता है। पवन ऊर्जा को लगाने से सबसे पहला लाभ यह होता है कि यह पर्यावरण मित्र है, मतलब यह पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करता, या तो फिर 0 पॉइंट करता है, पर्यावरण का प्रदूषण कह सकते हैं। यह पर्यावरण का मित्र होता है, न तो कोई जल प्रदूषण होता है, न तो वायु प्रदूषण होता है, न तो ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि जो एनटीपीसी उत्पन्न करता है कोयला जला करके, कोयला जला करके विद्युत उत्पादन करता है, तो कोयले से जब जलने के बाद कोयला से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अन्य ज्वलनशील पदार्थ निकलता है। जलने के बाद फिर क्या होता है, वायु को प्रदूषण करता है। यह है कि विद्युत उत्पादन तो करेगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या करता है, वायु प्रदूषण भी करता है। लेकिन पवन ऊर्जा में क्या होता है कि यहाँ पे विद्युत में कोई वायु प्रदूषण, कोई जल प्रदूषण, कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। ठीक, और दूसरे नंबर पर यह आता है कि यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है। जैसे कि कोयला आपका खत्म हो जाएगा, यूरेनियम आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन एक पवन ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा है जिसे नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है कि कभी ना खत्म होने वाला ऊर्जा। अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु ठीक अग्रणी राज्य हैं। अगर पूरे भारत में देखा जाए